हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर हम एनवायरनमेंट और सीडीपी की सीरीज चला रहे हैं, जो हमारे यूपी टेट एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी कुछ टाइम से प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट किसी भी एग्जाम के लिए भी हो, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए। चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन है रचनावाद, तीसरा ऑप्शन है परिपक्वता सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन। तो जो शिक्षक होते हैं बच्चों की जो गलतियों को सीखने का अवसर मानता है, ये हमारा जो होता है रचनावाद का कॉन्सेप्ट है। रचनावाद के अनुसार क्या होता है, बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है और ज्ञान का निर्माण करता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जब बच्चा कई जानकारी को अपने पहले से मौजूद ज्ञान के अनुसार ढालकर समझता है, तो यह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा ऑप्शन है आत्मसात, तीसरा ऑप्शन है संतुलन और चौथा ऑप्शन है पुनर्वलन। तो जीन पैगेट के अनुसार उनका ये कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन, जिसे हम आत्मसात कहते हैं। उनके अनुसार जो बच्चा होता है वो नई जानकारी को पुरानी के साथ, मतलब पुरानी स्कीम के साथ उसको फिट किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे में पहले से ज्ञान मौजूद होता है उसके अनुसार ढालकर उसको समझाना, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो आत्मसात का है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, आत्मसात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि शिक्षक केवल छात्रों को ही प्रोत्साहित करता है और कमजोर छात्रों को अनदेखा करता है, तो वह किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता, दूसरा ऑप्शन है पुनर्बलन, तीसरा ऑप्शन है तत्परता और चौथा है अभ्यास। तो जो होता है कि हर छात्र अलग होता है, इसलिए सभी को समान अवसर और सहायता मिलनी चाहिए। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन इसके साथ जाएगा? वो हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग प्लेट्यू का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है सीखने की शुरुआत, दूसरा ऑप्शन है सीखने में गिरावट, तीसरा ऑप्शन है सीखने की गति का कुछ समय के लिए रुक जाना और चौथा ऑप्शन है सीखने का अंत। तो इसका जो लर्निंग प्लेट्यू होता है, इसका अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए प्रगति रुक जाती है और फिर बाद में बढ़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको डायरेक्ट आंसर, मतलब उसके अगर हमको नहीं पता है तो हम उनको नहीं लगा पाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन था लर्निंग प्लेट्यू का, अगर हमें इसका मतलब पता ही होगा तभी हम इसका आंसर लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, जो हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है तभी बनते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाता है। तो इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपको जरूर कर लेनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन किस प्रकार की सोच को बढ़ाते हैं? पहला ऑप्शन है रटने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है स्मरण शक्ति और चौथा ऑप्शन है अनुबंधन। तो जो ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों के कई उत्तर हो सकते हैं जिन्हें हम जिससे रचनात्मकता बढ़ती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट मीन्स ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो हमारी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिडन कुरिकुलम का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य योजना, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार और अनुशासन के माध्यम से सीखना और चौथा ऑप्शन है परीक्षा। तो जो हिडन कुरिकुलम करिकुलम होता है, उसमें क्या होता है, यह वह शिक्षा है जो अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, जैसे अनुशासन, मूल्य इत्यादि, जिन्हें हम
डिसिप्लिन, नॉर्म्स बोलते हैं, तो वो उस टाइप का हमारा ये करिकुलम होता है। तो इसका कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यवहार और अनुशासन के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाइरल करिकुलम का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका पहला ऑप्शन क्या है? एक बार पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है बार-बार बढ़ती जटिलता के साथ पढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है केवल कठिन विषय पढ़ाना और चौथा ऑप्शन है केवल आसान विषय पढ़ाना। तो जॉर्मन बर्नर एक हमारे थिंकर हुए थे, जिनके अनुसार विषय को बार-बार उच्च स्तर पर दोहराया जाता है। तो हमारा जो स्पाइरल करिकुलम होता है वो हमारे इसी सिद्धांत पर काम करता है कि बार-बार बढ़ती जटिलता के साथ पढ़ाना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है याद करना, दूसरा ऑप्शन है समझना, तीसरा ऑप्शन है अपने सोचने की प्रक्रिया पर विचार करना और चौथा ऑप्शन है लिखना। तो जो हमारा मेटाकॉग्निशन होता है वो होता है कि जो अपने सोचने की प्रक्रिया होती है उसको समझने की क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने सोचने की प्रक्रिया पर विचार करना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CCE, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कभी कभी हमसे CCE का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये हमको ये भी याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? केवल परीक्षा लेना, केवल अंक देना, या फिर तीसरा ऑप्शन है समग्र मूल्यांकन करना और चौथा ऑप्शन है केवल मौखिक परीक्षा। तो इस जो हमारा CC कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे के हर पहलू का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। इट मीन्स समग्र मूल्यांकन करना। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, समग्र मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है भूल जाना, दूसरा ऑप्शन है पुराने ज्ञान का नए में उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा देना और चौथा ऑप्शन है शिक्षक का पढ़ाना। तो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है वो होता है कि जो पहले हमने कोई भी चीज सीखी होती है उसी के ज्ञान के हेल्प से अपने नए ज्ञान को प्राप्त करना। तो हमारा जो होता है कि जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है और उसी ज्ञान को नए कार्य में मदद करता है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुराने ज्ञान का नए में उपयोग करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेटो असेसमेंट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है रैंकिंग, दूसरा ऑप्शन है फीडबैक देना, तीसरा ऑप्शन है असफल करना और चौथा ऑप्शन है ग्रेड देना। तो जो हमारा फॉर्मेटो असेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है, छात्रों को मतलब इससे हेल्प होती है कि इससे छात्र अपनी गलतियों को सुधार कर सकता है। इट मीन्स हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है जो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेटो असेसमेंट में क्या होता है, फीडबैक दिया जाता है एक तरीके से, इससे छात्र अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, फीडबैक देना। ठीक है, रिसेंटली में जो लोग यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बेसिकली जो ये सीरीज बनाई गई है वो यूपी टेट एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है, बट ये किसी भी एग्जाम के लिए आपसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट, किसी भी एग्जाम जहाँ पर सीडीपी आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन जो आज के क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपसे यहाँ पर कितने क्वेश्चन बने हैं, आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा ये भी आप बताइएगा और अपने फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, जो भी आपका कमेंट रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और आपकी तैयारी को एक नया। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे कि उनकी भी तैयारी एक अच्छे लेवल पर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में लाइक भी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।